रात के 10 बज चुके हैं और भूतिया कहानी का सिलसिला जारी है। अगर भूतिया कहानी सुनने के शौकीन हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मध्यम मध्यम आवाजें इधर उधर से आ रही हैं। आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आई काफी ज्यादा खौफनाक कहानी है। एक मजदूर गांव से निकलकर खाने कमाने के लिए शहर आता है। शहर में वो सस्ता मकान खोजता है, लेकिन उसको जो सस्ता मकान कहीं भी नहीं मिलता। अब आप जान रहे हैं कि आज का जो समय है, शहर में सस्ता मकान मिलना ना के ही बराबर। अब ऐसे में लेकिन मजदूर की मजदूरी थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगा मकान एफोर्ड कर सके, यानी कि वो महंगा मकान ले सके। अब ऐसे में मजदूर हर हाल चाहिए था कि मकान कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे मकान सस्ता चाहिए, तभी वो अपने परिवार को वहाँ रख सकता है। काफी मशक्कत के बाद, काफी ढूंढने के बाद उसको एक मकान मिलता है। इस मकान का नंबर था 504। अब मजदूर बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने परिवार को लेकर वहाँ रहने जाता है। पहले ही दिन जब वो अपना सामान लेकर उस कमरे में जैसे ही वो एंटर करता है, तभी देखता है वो जैसे ही कदम बढ़ाता है उस घर में, वो ऐसा लगता है कि किसी ने उसका पैर पीछे कर दिया। अब मजदूर खुशी थी, मजदूर ये सब बातों से अनजान था कि फ्लैट में उसके सिवा कोई और भी रहता है। और फिर मजदूर उस घर में अपना सामान रखता है। मजदूर अपने माँ बाप और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आता है। जो उसकी पत्नी है वो मकान देखने लगती है और मकान में एक बैठक में ही सारा सामान उन लोग रख देते हैं। उनकी जो पत्नी थी वो सोचती है सामान रखने से पहले क्यों ना मकान की साफ सफाई कर दी जाए। वो जो मकान है तो वो काफी सालों से ऐसा लग रहा था कि काफी सालों से बंद पड़ा है और मकान में काफी ज्यादा धूल मिट्टी जम गई। अब वो जो मजदूर की पत्नी है वो मकान को साफ करने लगती है। जब वो मकान को साफ कर लेती है, अच्छी तरह धो देती है, तो वो सामान लेने के लिए जाती है। तभी देखते हैं कि जो उसके सारे सामान है जो बिल्कुल पैक थे, वो सारे सामान खुले रहते हैं। उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम सरिता होता है, सरिता बच्चों से पूछती है कि बच्चों कि तुम लोगों ने ये क्या शैतानी की, बताओ सारे सामान बंधे हुए थे, तुम लोगों को क्या जरूरत थी सामान खोलने की। बच्चे कहते हैं कि मम्मी हम लोगों ने सामान को छुआ भी नहीं। अब ऐसे में सरिता को लगता है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। बच्चों को डांट कर वो कुछ सामान को अपने साथ लेकर जाती है और जो सामान बिखरे पड़े थे उनको समेट देती है। फिर देखती है सरिता कि जो सामान है फिर से एक बार बिखरे पड़े हैं। फिर वो बच्चों को डांट कि मैं बार बार सामान को रख रही हूँ, इकट्ठा करके बांध दे रही हूँ, और तुम लोग बार बार क्यों शैतानियां कर रहे हो, सामान को बार बार क्यों तुम लोग बिखेर दे रहे हो, खोल दे रहे हो। फिर बच्चे यही जवाब देते हैं कि मम्मी हमने कुछ नहीं किया। सरिता फिर से बच्चों को डांटती है और सारा सामान लेकर अंदर चली जाती है। इसी तरह करके उनका दिन बीत जाता है और पूरी साफ सफाई करती है और सारा सामान अपनी जगह पर रख देती है। सरिता फिर काफी थक गई थी। फिर जो सरिता के पति यानी कि जो मजदूर था जिसका नाम राम लाल होता है, अब सरिता जब अपने कमरे में सोने जाती है और जो उसका पति था वो भी सो जाता है। फिर तकरीबन आधी रात का वक्त होता है कि यानी कि अब घड़ी में 1 बज रहे थे। अभी होता कुछ ऐसा है कि सरिता को ऐसा लगता है कि सरिता चादर ओढ़ी है और सरिता के बदन से कोई चादर धीरे धीरे खिसका रहा है। फिर सरिता की जो चादर है वो पूरी नीचे गिर जाती है। फिर सरिता तुरंत उठती है तो देखती है कि चादर नीचे गिरी पड़ी है। सरिता को लगता है कि हो सकता है कि वो नींद में थी, इस कारण से उसकी जो चादर है वो नीचे गिर गई। सरिता फिर से चादर को ओढ़ लेती है। फिर उसके बाद सरिता सो जाती है। फिर जब सरिता सोती है तो फिर वो देखती है कि फिर कोई उसकी चादर को धीरे धीरे करके उसके बदन से खिसका रहा है। अब सरिता फिर से वो चादर को खींच लेती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि अब के किसी ने चादर को बड़ी जोर से पकड़ लिया। सरिता भी इधर से खींच रही थी और सामने से भी कोई चादर को खींच रहा। फिर सरिता को लगता है कि आखिर ये कौन है। तुरंत सरिता बगल में
लाइट थी, लाइट को जलाते हैं, देखते हैं कोई नहीं था। सरिता को लगता है कि हो सकता है ये उसका वहम हो। फिर सरिता सो जाती है। फिर इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह उठकर वो खाना बनाती है, किचन में जाती है और उसके बाद अपने पति को टिफिन देती है। और जो रामलाल थे वो अपने काम पर निकल जाता है। इधर बूढ़ी माँ और सरिता और दो बच्चे बच जाते हैं। अब सरिता खाना बनाकर सबको परोस कर चली जाती है अपने कमरे में आराम करने के लिए। जैसे ही वो कमरे में जाती है और सोती है तो ऐसा लगता है उसको कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। अब वो तुरंत कहती है, अरे आप कब आ गए? फिर वो पलट के देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। तो सरिता को लगता है कि हो सकता है कि उसका वहम है। इसी तरह सरिता जब भी सोने की कोशिश करती लगता कि कोई बगल में लेटा हुआ है। और सरिता बार बार परेशान होकर उठ जाती। फिर सरिता उठती है, जाती है बाथरूम में अपना मुंह धोती है। जब मुंह धोती है फिर बेसिन में पानी खोलती है तो उसे ऐसा लगता है एक वक्त के लिए कि बेसिन से खून निकल रहा है। फिर वो तुरंत चिल्लाती है, उसकी सास आती है तो कहती है, अभी माँ जी मैंने यहाँ पर खून देखा। फिर उसकी सास कहती है कि नहीं तुमको कोई वहम है। फिर वो पानी खोल कर दिखाती है तो सच में खून नहीं बल्कि पानी निकल रहा था। अब सरिता फिर मुंह धोती है और मुंह धोने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम का वक्त आता है और रात के 8 बज जाते हैं। सरिता फिर खाना बनाने के किचन में जाती है। और जब वो किचन में जाती है सब्जी काटती है और कढ़ाई में सब्जी को बनाती है और सब्जी को कढ़ाई में पकने के लिए रख देती है। जब दोबारा सरिता उस कढ़ाई को खोल कर देखती है तो देखते हैं कि उसमें एक कटा हुआ सर रखा है। कढ़ाई उसके हाथ से गिर जाती है और सरिता चिल्लाने लगती है। तभी उसकी सास आती है, बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ? तो कहती है, कटा हुआ सर माँ जी, मैंने अभी भी कटा हुआ सर देखा। माँ जी कहती है कि जब से तुम घर में आई बहू तुमको क्या हो गया है? कभी कुछ कहती हो कभी कुछ कहती हो, ये तुम्हारा मन का वहम है। देखो कढ़ाई में तो सब्जी थी जो नीचे गिरी पड़ी है। फिर सरिता देखती है तो कहती, अरे हाँ ये तो सब्जी है। फिर कहती है, माँ जी पता नहीं मैं जब से इस घर में आई हूँ मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। सरिता के साथ समझाती है कि बेटा थोड़ा धीरे थोड़ा धैर्य से काम रखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। फिर सरिता की सास कहती है कि सरिता तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत लगता है ठीक नहीं है, मैं किचन में खाना बना ले रही हूँ। अब सरिता फिर से बेसिन के पास जाती है और मुंह धोने लगती है। जब मुंह धोती है हाथ में पानी लेती है और मुंह को उस पानी से मुंह धोती है तो उसके फिर देखती है खुद को शीशे में तो उसके चेहरे पर पूरा खून लगा होता है। अब वो फिर देखकर उसे फिर लगता है कि हो सकता है ये उसका वहम है। फिर वो दोबारा पानी खोलती है और उस पानी से खूब अपना चेहरा धोती है। चेहरा धोने के बाद फिर वो शीशे में देखती है तो देखती है कि उसका जो चेहरा है बिल्कुल खून से सना हुआ है और शीशे में किसी आदमी का सर कटा हुआ उसे सर दिखता है जो खून से लथपथ है। सरिता को ये देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है और वो तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर उसकी सास तुरंत बाथरूम में जाती है और देखते हैं कि सरिता बेहोश हो गई है। फिर तभी इधर जो उसका पति था वो भी आ जाता है, मनोहर भी आ जाता है और फिर वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर को दिखाता है कि डॉक्टर साहब दरअसल मेरी जो पत्नी है जब से मैं इस फ्लैट में रहने आया हूँ तब से अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रही है। कहती है कि कभी उसको सर दिख रहा है, कभी उसको खून दिख रहा है, कभी ऐसा लगता है उसको कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए दरअसल आपकी जो पत्नी है वो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ दवाइयां लिख दे रहा हूँ, आप सरिता इसको बराबर देते रहिए कि जो पत्नी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सरिता को नींद की दवा देते हैं। सरिता सोती है। सरिता को ऐसा लगता है नींद में वो चिल्लाती है। सरिता को ऐसा लगता है कि कोई उसके कपड़े उतार कर उसे शारीरिक संबंध बना रहा है और बिल्कुल बहुत वो दर्द में कराहती है, चिल्लाती है। अब लेकिन इस बात पे कोई भी उसके विश्वास नहीं कर रहा था। तभी एक दिन मनोहर सरिता की तबीयत देखकर 2 दिन छुट्टी लेकर घर पर ही रहता है और फैसला करता है कि वो सरिता की देखभाल करेगा। तभी मनोहर
घर में खाना बनाता है और खाना खाने के बाद अपने बच्चों को देता है। और सरिता के फिर वो कमरे में जाता है तो देखता है कि सरिता बिल्कुल नग्न पड़ी है। सरिता को वो जगाता है, लेकिन जो सरिता है कुछ भी बोलती नहीं। अब मनोहर को समझ में नहीं आता है कि आखिर में उसकी पत्नी कैसे बिल्कुल नग्न हो गई है। और सरिता को बिल्कुल नींद की दवा मैंने इसको दी है तो वो बिल्कुल वो सो चुकी है। तो इस हालत में कैसे वो इस अवस्था में पहुंच सकती है। अब कहीं ना कहीं मनोहर को भी थोड़ा शक होने लगा था कि आखिर में कोई ना कोई इस घर में बात जरूर है, कोई ना कोई ऐसा रहस्य तो जरूर है जो सरिता जिससे परेशान है। और सरिता को डॉक्टर की जो दवा थी नींद की वो देना बंद कर देता है। और सरिता से पूछता है, बात करता है कि सरिता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सरिता बताती है कि जब भी मैं कमरे में लेटती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मेरी चादर खींच रहा है, और जब आप मजदूरी करने बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे बगल में सो रहा है और मुझे देख रहा है। जब मैं लाइट जलाती हूँ, मैं खोलती हूँ तो देखती हूँ बेड पर कोई भी नहीं है। और मैं किचन में एक बार गई थी तो मैंने वहां पर किसी का कटा हुआ सर देखा। और मैं बाथरूम में भी जब भी मैं मुंह धोती हूँ तो वहां पर किसी का कटा सर बिल्कुल खून से लथपथ सर देखती हूँ। और मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ कि मेरा कोई वहम नहीं है, सच में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। राम मनोहर को सरिता की बात पे विश्वास हो जाता है और वो सरिता को लेकर एक तांत्रिक के पास जाता है। जैसे ही सरिता तांत्रिक के पास पहुंचती है, तांत्रिक कहता है कि रुक जा, तो एक कदम भी आगे मत बढ़ना, तेरे ऊपर बहुत ही खतरनाक एक साया मंडरा रहा है। तू वक्त पर आ गई है वरना तेरे प्राण निकल जाते हैं। तू बस हफ्ते 10 दिन की मेहमान थी। अब ये बात जब मनोहर सुनता है तो पापा के पैर में गिर जाता है, गिड़गिड़ा कर रोने लगता है और कहता है, बाबा मेरी पत्नी को बचा लो। तब पापा बताते हैं कि जिस घर में तू रह रहा है उसी घर में एक आदमी ने खुद को जलाकर अपनी जान ले ली थी। और वो आदमी की जो रूह है वो यहाँ वहां भटक रहा है, उसको मोक्ष नहीं मिला है। और इस फ्लैट में जो भी आता है उसको वो परेशान करता है और वो उसको दिखता है खासकर महिलाओं के साथ वो तुम्हारी पत्नी को काबू करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी पत्नी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है और उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाता है। फिर तांत्रिक कहते हैं कि मैं तुमको ये ताबीज दे रहा हूँ, इस ताबीज को तुम अपने घर में ले जाकर एक कोने में गाड़ देना। लेकिन तांत्रिक कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा, वो जो आत्मा है वो तुमको ऐसा करने नहीं देगी, लेकिन तुम्हें बहुत मजबूती से उस आत्मा से लड़ना होगा। तांत्रिक कहता है कि बाबा ये शायद मैं ना कर पाऊं, मैं घर क्यों ना छोड़ दूं। तो फिर तांत्रिक कहता है कि तुम किसी भी दुनिया में जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, वो तुम्हारी पत्नी के ऊपर आ चुका है, वो तुम्हारी पत्नी को अब नहीं छोड़ेगा। तो तुम्हें मैं जैसा कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अब तांत्रिक जो भी कहता है उसके कहे मुताबिक रात के जब 10 बजते हैं तो जो मजदूर है वो एक गड्ढा अपने घर में ही एक कोने में छोटा सा गड्ढा बनाता है। लेकिन जब भी वो गड्ढा बनाता वो गड्ढा बार बार भर जाता और जब वो उस गड्ढे पर हथौड़ा चलाता तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसे पकड़ रहा है। अब उसके बाद से पूरी रात पर यही सिलसिला चलता है। जो साया था उस मजदूर को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, कभी हथौड़ा उसके सर पर ही मार देता है। ऐसे में जो मजदूर है, मजदूर को काफी ज्यादा चोट आती है और मजदूर जो है बहुत ज्यादा लहूलुहान हो जाता है। लेकिन उसने जिद ठान रखी थी कि अपनी पत्नी को इस साये से मुक्त करा कर रहेगा। तीनों लोग मिलकर और जो उसकी पत्नी है चारों मिलकर हथौड़ा चलाते हैं और गड्ढा खोदते हैं। लेकिन जो शैतान था, वो जो साया था, वो ऐसा करने पर उनको बार रोक रहा था। लेकिन वो जब तीनों मिलकर ऐसा करते हैं तो तुरंत वो थोड़ा सा ही गड्ढा खोद लेते हैं और जैसे ही थोड़ा गड्ढा इतना खोद जाता है कि उसमें वो उस ताबीज को गाड़ते। जैसे ही उस ताबीज को गाड़ते हैं फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जो साया है वो घर से जा चुका है। और फिर उसके बाद से सब कुछ ठीक होने लगता है और उनकी जो जिंदगी है पहले ही जैसे खुशहाल हो जाती है। और आप भी इसी तरह की भूतिया कहानी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज रात के 10 बजे एक भूतिया कहानी मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और घटना के साथ।